सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 5 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पृष्ठ पे कई खबरें हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और चल रहे अमेरिका में उथल-पुथल को लेकर भी, जो अमेरिका को वापस से नए सिरे से बनाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रम्प साहब कर रहे हैं। उसमें जो भी आपके अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स थे, जो फर्जी कागज़ों से आए थे, उनको वापस भेजने का काम शुरू कर दिया है। इसमें भारतीय भी हैं। लगभग 1800 भारतीय हैं, उनमें से 205 भारतीयों को सैन्य विमान से दिल्ली के लिए रवाना करा दिया गया है। ये वो लोग हैं जो कि बिना कागज़ों के अमेरिका में रह रहे थे, काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। संपादकीय में हम बात करें भाषा का सवाल, यहाँ पे हमने ज़िक्र करा है मराठी भाषा को सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य करने को लेकर। भाषा का और जातीय अस्मिता के संरक्षण का सवाल कई बार राज्यों की राजनीति में संघीय व्यवस्था के मूल्यों से टकराने लगता है। भाषाई पहचान के आधार पर कुछ राज्यों में स्थानीय बनाम बाहरी का संघर्ष गहरे घाव छोड़ चुका है। रीजनलिज्म पर अपनी भाषा की सुरक्षा, संरक्षा और संवर्धन का सरकारी दायित्व अपनी जगह बना रहता है। महाराष्ट्र सरकार का ताज़ा फैसला उसी दायित्व के तहत लिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया गया कि वहाँ के सभी सरकारी और असरकारी दफ्तरों में अधिकारियों को मराठी भाषा में बात करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली यहाँ पे मराठी भाषा को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। अब इसको लेके लेख में और बातें करी गई हैं कि क्यों चिंता समाजी समझी जा सकती है कि आज जिस तेज़ी से दुनिया सिकुड़ रही है, वैश्विक बाजार में भाषाई वर्चस्व महत्वपूर्ण हो गया है। उसमें बहुत सारी भाषाओं और बोलियों पर संकट गहरा गया है। हर वर्ष कई भाषाएं और बोलियां लुप्त हो जाती हैं। इस दृष्टि से राज्य सरकार की मराठी को लेकर चिंता उचित है, मगर संघीय व्यवस्था में ऐसे फैसले कई बार मुश्किल खड़ी कर देते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिकारियों की स्थानीय लोगों से निकटता उनकी भाषा के माध्यम से ही बढ़ सकती है। इससे कहीं ना कहीं देखिए कम्युनिकेशन भी बेहतर होगा ऑफिसर्स का और लोकल पीपल का। अक्सर बड़े अधिकारी अंग्रेजी में संवाद और कामकाज करना पसंद करते हैं, इससे स्थानीय लोगों की परेशानी होती है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का फैसला कुछ हद तक ठीक कहा जा सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर सरकारी दफ्तर में अधिकारियों को केवल मराठी भाषी लोगों से कामकाजी संपर्क बनता हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मराठी बोलने नहीं जानते। यही बात ऐसे अधिकारियों पर भी लागू हो सकती है जो मराठी नहीं जानते। कहीं ना कहीं ये गवर्नेंस का भी एक अच्छा एक इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन ऑफिसर्स और लोग के बीच में बेहतर हो पाएगा। बढ़ते अगले संपादकीय की ओर, कामकाजी महिलाओं की चुनौतियाँ, ये हमारे सामने ध्यान केंद्रित करता है उस समस्या को लेकर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वालिटी। अजय जोशी साहब कहते हैं, वैश्वीकरण के दौर में शुरू किए गए आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों ने फलस्वरूप महिलाओं की तुलना में पुरुषों को आमतौर पर अपेक्षाकृत अधिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिले। इसके कारण अधिकतर महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र या आकस्मिक चंबल में प्रवेश करना पड़ा। बहुत ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ गईं। भारत में कुल कामगारों में से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल का लगभग 33% हिस्सा महिलाओं का ही है। इनफॉर्मल सेक्टर में 33% कॉन्ट्रीब्यूशन वुमेन का है, बाकी बचा मेन का है। भारतीय परिवारों पर आर्थिक दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। देश में जीवन निर्वाह लागत, बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च और आवास संपत्तियों की लागत में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिसमें हर परिवार को अपनी आय बढ़ाने के तरीके तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस कारण देश में रोजगार मामले में महिलाओं को सहभागिता बढ़ी है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों, जो वुमेन लेड, मतलब जिन कारोबार को या जिन काम को वुमेन लीड करती हैं, संख्या 2022-23 में 22.9% से बढ़ के 23-24 में 26.2% हो गई है। मतलब जो वुमेन अपना खुद का काम कर रही हैं, स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान चला रही हैं, उनकी मात्रा बढ़ रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए सदस्यों महिलाओं की हिस्सेदारी 20 सितंबर 26.1% से बढ़कर अक्टूबर में 27.9% हो गई है। और खुद ये श्रम मंत्रालय ने भी बताया है कि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए आंकड़े जो हैं उसमें महिलाओं का भी नया एनरोलमेंट बढ़ा है। ये वृद्धि उल्लेखनीय नहीं कही जा सकती। कामकाजी महिलाओं के संबंध में एनएसओ की वर्ष 24 में जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरों में कुल
52.1% महिलाएँ और 42.7% पुरुष कामकाजी हैं। एनएसओ है, उसने अपने डेटा बताया शहरों का, तो उसमें 52.1% एम्प्लॉयड वुमेन जो है वो एम्प्लॉयमेंट में इस समय हैं। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ नौकरियाँ अब भी पुरुषों से पीछे हैं। वहीं रूरल इंडिया में आज भी पीछे हैं। हालाँकि पिछले 6 वर्षों में उनकी हिस्सेदारी दुगनी हो गई है, जो कि 10.5% तक पहुँच गई है। शहरी कामकाजी महिलाओं से 52.1% नौकरपेशी हैं। शहर में अर्बन एरियाज़ में वुमेन क्या कर रही हैं? 52.1% जो हैं वो आपकी जॉब्स में हैं। 34.7 जो हैं वो आपकी कोई अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और 13.1% कौन है जो अस्थायी श्रमिक हैं, टेम्पररी लेबर टाइप हैं या टेम्पररी काम करती हैं। इंडियन एट वर्क की रिपोर्ट 24 के अनुसार इस साल नौकरियों के लिए कुल 7 करोड़ आवेदन आए, जिनमें 2.8 करोड़ महिलाएं के थे। तो ये आंकड़े अपने आप में कुछ नए भारत को दर्शा रहे हैं। इस सब के बावजूद संगठन क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की तुलना में महिलाओं के कम रोजगार का मुख्य कारण कम कौशल और कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार होने की मजबूरी है। देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में लगभग 25.4% का अंतर है। अधिकांश असंगठित क्षेत्र में व्यवसाय जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने, कृषि, निर्माण कार्य, हथकरघा, घरेलू सेवाएं और घरेलू उद्यमों में महिलाएं कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिक आमतौर पर बहुत कम वेतन पर बीच बीच में काम करने वाले आकस्मिक श्रमिकों के रूप में कार्यरत है। उनको अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ता है, जिनमें काम की लंबी अवधि, अस्वीकार्य कार्य परिस्थितियाँ और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। अब इसी वजह से जो माहौल बन गया है बाजार में एम्प्लॉयमेंट में, ये उनके लिए चैलेंजिंग हो रहा है महिलाओं के लिए। भारतीय एजेंसी टीम लीज सर्विसेज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10 में से 5 महिला कर्मचारियों ने किसी न किसी तरह के लैंगिक भेदभाव का अनुभव भी किया है। अभी तो है, डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। देश में संगठित और असंगठित कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए समय समय पर प्रयास किए गए हैं। इसके लिए बने कार्यबल ने अगस्त 24 में अपने 7वीं बैठक में इस पर जोर दिया कि कार्यबल में महिलाओं को सक्रिय और सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देने, सामाजिक न्याय के साथ साथ जीवांत, नव निमेषी और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। देखिए तो है ही है, हमें एक आपका इक्वल सोसाइटी बनानी है, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, तो हमें उनको भी अपॉर्चुनिटी, अवसर बराबर के देने पड़ेंगे। टास्क फोर्स ने उद्योग संघों से आग्रह किया कि वे आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा और नियुक्तियों को प्रोत्साहित करें। महिला रोजगार की स्थिति को संतोषजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समय समय पर प्रयास हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि हमारी प्राथमिक अवधारणा ये है कि महिलाओं के लिए समान अवसर होने चाहिए। महिलाओं को रोजगार समान अवसर दिलाने की दृष्टि से वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इस हेतु प्रस्ताव किया कि मतलब 2006 में भी इस संबंध में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये एक प्रस्ताव लाया गया था कि महिलाओं को हमें समाज में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देश में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, अच्छा अब ये तो हम बात अभी तक कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ की, अवसरों की, मगर कुछ समस्याओं की बात भी तो करें। समस्याएं भी बहुत हैं देश में। कार्यस्थल, वर्कफोर्स पे, वर्क प्लेस पे, जो वर्क प्लेस होती है वहाँ पे महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 13 भी लाया गया था, पॉश कानून जिसे हम कहते हैं। मतलब कार्य जो वर्क प्लेसेस होती हैं वहाँ पे महिलाओं के साथ गलत व्यवहार भी करा जाता है। इसीलिए 2013 और 2016 में ये कानून लाए गए। 16 में क्या लाया गया, ये मैटरनिटी बेनिफिट का कानून लाया गया कि उनकी उनकी समस्याओं को एड्रेस करा जाए। और सिर्फ कुछ नेचुरल चीज़ों की वजह से अगर वो एम्प्लॉयमेंट रेस में पीछे छूट जा रही हैं, ये एक विकसित समाज के लिए गलत है। तो उनके बेनिफिट्स के लिए भी, उनकी सहूलियत के लिए भी कई कानून सरकार द्वारा लाए गए हैं। देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से सरकार, व्यवसाय संगठनों और अन्य सभी संबंधित पक्षकारों की मिले जुले प्रभावी प्रयास से ही महिलाओं के रोजगार अवसरों में वृद्धि और कार्य दशाओं में सुधार संभव है। ये तो हमें ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी उनके विकास को लेकर।
इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा। आपको डिटेल में करंट अफ़ेयर्स वहाँ पे देखने को मिलेगी, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।